Hello guys, welcome to this video and Compare Tech YouTube channel. So guys, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि सी लैंग्वेज क्या है, किसने बनाई, कब बनाई। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम पे और स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, और साथ में हम आज एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम भी करेंगे जिसके साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन के साथ कि सी लैंग्वेज है क्या, लैंग्वेज को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, इससे पहले कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, इसको डेवलप क्यों किया गया और इसको लर्न करने के क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो स्क्रीन पे आप जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंक्लूड द हेडर फाइल सेक्शन, उसके बाद हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन के टू पार्ट्स हैं, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। उसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस और उसके अंडर स्टेटमेंट्स हैं। तो आज हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंक्लूड हेडर फाइल सेक्शन। बेसिकली हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। सी प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन सम हेडर फाइल्स फॉर फंक्शंस डेफिनेशन दैट वी आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। तो हेडर फाइल बेसिकली है क्या, जैसे कि हम मेन प्रोग्राम्स में एंटर करते हैं #include stdio.h, जिसका मीनिंग है std मीन्स स्टैंडर्ड, i मीन्स इनपुट एंड o मीन्स आउटपुट, जिसका साफ मीनिंग है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल। तो इसको इंक्लूड करना है। इसको इंक्लूड क्यों करना है, ये हमें इंफॉर्मेशन बताता है जो भी हमारे पास डिक्लेरेशंस होती हैं या डेफिनेशंस हैं कुछ फंक्शंस की। जैसे कि हमारे पास एक प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन है, जिसकी हम इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में कोई डेफिनेशन नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली पहले से ही प्री डिफाइंड है। तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास ये मेन फंक्शन है इंक्लूड हेडर फाइल सेक्शन। तो हमने ये देख लिया कि हेडर फाइल सेक्शन क्या है। हमारे पास कौन कौन सी हेडर फाइल्स आ सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि stdio.h, एंड एक और फाइल है जो हम हर एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, वो है conio.h, conio.h। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन क्या होता है जी, हमें सबको पता है कि किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करना, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना या किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करना। और ग्लोबल का मीनिंग ऑल ओवर द प्रोग्राम। तो हम ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो एक या उससे ज़्यादा फंक्शंस में यूज़ होंगी, तो उनको हम ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं। उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन में ही डिफाइन करते हैं और उनको ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। और एक मेन बात और है कि कोई भी ग्लोबल डिक्लेरेशन है या ग्लोबल वेरिएबल है, उसको हम आउटसाइड द मेन फंक्शन ही डिफाइन करेंगे ऑलवेज।
इसके बाद हमारे पास आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। एंड एक और है, एवरी फंक्शन हैज वन मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर एक्चुअली प्रोग्राम इज स्टार्टेड एंड इट इज एनक्लोज्ड विद इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। तो हमने मेन प्रोग्राम भी देख लिया कि मेन प्रोग्राम है क्या। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सी लैंग्वेज में ये मेन फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है। ये सी प्रोग्राम का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रोग्राम हमारा बेसिकली स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो सिंटेक्स है वो सिंपल है, मेन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके अंडर हमारे पास टू पार्ट्स हैं, डेक्लरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। डेक्लरेशन पार्ट क्या है? जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ग्लोबल डेक्लरेशन सेक्शन, तो इसमें हम वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे जिसको हमने ऑल ओवर द प्रोग्राम यूज करना है। मेन फंक्शन के अंडर वन और मेन फंक्शंस के ज़्यादा हमने यूज करना है, लेकिन डेक्लरेशन पार्ट में वही वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं जो हमने मेन फंक्शन के अंडर चाहिए। So the declaration part declares the entire variables that are used in the executable part. The initializations of variables are also done in this section. Initialization means providing initial value to the variables. जैसे कि हम कई बार इंटीजर को डिफाइन कर देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया फ्रॉम 0 से लेके, और आगे का जो मेन पार्ट है एग्जीक्यूटेबल पार्ट का काम होता है कि हम उसमें उस वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं या डिक्रीज करवा रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूटेबल पार्ट क्या होता है। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल्स को फॉलो कर रही होती हैं, और इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है और अ सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। इनको हम ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या हो सकते हैं? इसके नाम से ही डिक्लेयर हो रहा है, यूजर डिफाइंड मींस जो हम डिफाइन कर सकते हैं। यूजर के द्वारा डिफाइन किए फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। ये फंक्शंस हमेशा मैक्सिमम मेन प्रोग्राम के बाद ही डिफाइन किए जाते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम मेन प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो इसका हमने जो नाम लिखा होगा वह हमें इस मेन प्रोग्राम में एंटर करने की जरूरत होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें है स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। तो हमने ये तो जान लिया कि स्ट्रक्चर क्या है उसकी, हमने क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। तो अभी यहाँ पे हम हैं स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। सबसे पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ अ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को क्रिएट करना। सो प्रोग्राम्स शुड बी रिटन इन द सी एडिटर। द फाइल नेम डज नॉट नेसेसरली इंक्लूड एक्सटेंशन C. The default extension is C. तो हमें सबसे पहले करना क्या है, एक प्रोग्राम को क्रिएट करना है सी एडिटर के अंदर। जैसे कि मैं अभी हम एक प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे, और मैं वहाँ पे सी एडिटर जो यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है कोड ब्लॉक्स। आप कोई और सी एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द सी प्रोग्राम, व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में
समझा था कि सी प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। तो उसके लिए आप पहली वीडियो में जाइए। और नेक्स्ट हमारे पास है कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो इसको कंपाइल कैसे करते हैं? कंपाइलेशन इज द मेन स्टेप। उसके बगैर हमारे पास एग्जीक्यूशन नहीं होगी। कंपाइलेशन में बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास मेन फाइल है, जो हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया, तो उसको हम एक ऐसे फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो करते हैं जो कि एग्जीक्यूशन के लिए परफेक्ट हो, सूटेबल हो। तो हम इस मेन फाइल को, जैसे कि हमारे पास कोई भी नेम ले लिया मैंने xyz.c, तो .c जो है वो सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे दूसरी फाइल में ताकि उसको कंपाइल कर सकें। कंपाइलेशन के बाद जो हमारे पास .c फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी .obj इंस्ट्रक्शन के साथ, मींस ऑब्जेक्ट फंक्शन के साथ, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन के साथ वो फाइल सेव हो जाएगी, जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। आफ्टर द कंपाइलेशन of the program, the executable object code will be loaded in the computer's main memory and the program is executed. तो एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे पास भी ऑप्शंस होती हैं। ये थे हमारे पास कुछ स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर इन जनरल? तो हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरली हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। फर्स्ट है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नेक्स्ट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्स्टली हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली level language। So in machine level language, computer only understand digital numbers either in the form of 0 and 1। और जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज एज आर मशीन इंडिपेंडेंट, मीन्स इट इज पोर्टेबल। The language in this category is Pascal, COBOL, Fortran। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। यहाँ पे मैंने कोड ब्लॉक्स ओपन किया है। सबसे पहले हम एक फाइल लेंगे, एम्प्टी फाइल। तो फाइल न्यू एंड एम्प्टी फाइल। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, सेव फाइल एज। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको मैं वेलकम टू दिस सीरीज में
लिख रहा हूँ, तो मैंने वेलकम नाम से इसको सेव कर लिया। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, तो मैंने इसको सेव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास था हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैश इंक्लूड। सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, सो stdio.h, इसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हम फिर से एक और लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करेंगे जिसको हमने पहले ही बताया था, conio.h, conio.h। ये .h इनकी एक्सटेंशन है। इसके बाद हमारे पास था ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट, जो मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कोई भी ग्लोबली वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं करना है। तो उसके बाद हमारे पास है void मेन फंक्शन, जिसको मैं void के ले रहा हूँ, void main। इसके बाद करली ब्रेसेस, जो भी इसका कंटेंट होगा, स्टेटमेंट्स होंगी, आइदर सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स, वो करली ब्रेसेस के अंडर ही होंगी। तो सबसे पहले void main, तो ये सिंपल प्रोग्राम है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। जैसे कि मैंने लिखा void main, तो अभी हम लिखेंगे सिंपली printf। जो मैंने पहले ही बताया था कि printf एक हमारे पास फंक्शन है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है stdio.h में। तो अभी हमने लिखा printf, उसके बाद ब्रेसेस, डबल कोटेशन मार्क्स, जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हमने printf के साथ डबल कोटेशन मार्क्स में लिख देना है। जैसे कि वेलकम टू गंभीर टेक, इसके बाद सेमीकोलन। तो ये हमारा प्रोग्राम था, तो इसका हमने सिंपली सेव कर लेंगे, सेव फाइल। नेक्स्ट हम जाएंगे डीबग पे और बिल्ड पे जाके हम इसको कंपाइल करंट फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये कंपाइलेशन हो रही है, उसको यहाँ पे यदि कोई आपके पास इस प्रोग्राम में यदि कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पे नीचे शो कर देगा। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स एंड 0 मिनट्स 6 सेकंड्स का टाइम जो इसको लगा है। अभी दोबारा से बिल्ड पे जाएंगे एंड बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है वेलकम टू गंभीर टेक। सो गाइस, ये था हमारे पास ये वाला प्रोग्राम। तो अभी यदि हम इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सम के प्रोग्राम में, कि हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं जिसका हमें सम फाइंड करना है, तो हमें पहले से 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे। जैसे कि इंटीजर नाम के मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप के, इंटीजर a डिक्लेयर किया, उसके बाद मैंने इंटीजर b डिक्लेयर किया, नेक्स्ट इंटीजर c डिक्लेयर किया। अभी मैं एक a जिसमें मेरा पहला नंबर होगा, b जिसमें मेरा दूसरा नंबर होगा और c जिसमें मेरा दोनों का सम होगा। तो सबसे पहले हमें printf करवाना है। तो printf एंटर फर्स्ट नंबर। सो किसी भी नंबर को ऐड करवाने के लिए, जैसे कि मैंने लिख दिया है एंटर द फर्स्ट नंबर। अब scanf हम यूज करेंगे, scanf, जो कि जो भी हमने वैल्यू एंटर की होगी उसको रीड करने के लिए काम आता है scanf। और ये फंक्शन भी stdio.h लाइब्रेरी में पहले से प्री डिफाइंड है। सो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं %d
जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए यूज़ होता है, %d। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर @ और जो पहला नंबर है वो हमने कहाँ पे स्टोर करवाना है, ए में। तो ये यहाँ तक हो गया कि हमने किसी नंबर को लिखवाया और उसको रीड करके ए में स्टोर कर दिया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि बी नंबर एंटर करवाना है, यानी कि सेकंड नंबर हमें एंटर करवाना है। सो printf एंटर सेकंड नंबर। नेक्स्ट हमने दोबारा से उसको स्कैन करवाना है, scanf %t @b सेमीकोलन। तो जहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, एक नंबर ए में चला जाएगा और दूसरा नंबर बी में चला जाएगा। तो अभी मैं सी में वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ कि सी मेरा क्या है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो सी में जो वैल्यू मेरी स्टोर हो, मैं चाहता हूँ सी शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारा सम आया है उसको हमने प्रिंट करवाना। तो उसके लिए हमारे पास printf सम इज इक्वल्स टू %t, कहाँ पे मेरा सम पड़ा है, सी में, सेमीकोलन। यहाँ पे गेट ch। तो अभी यहाँ पे फाइल को दोबारा से सेव कर लेते हैं। तो मैंने सेव कर लिया। उसके बाद बिल्ड ऑप्शन के ऊपर जाके कंपाइल करंट फाइल, तो मैंने इसको कंपाइल कर लिया है। दोबारा से मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया, 0 एरर्स 0 वार्निंग। तो अभी हम दोबारा से बिल्ड ऑप्शन पे जाके बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये हमारे से मांग रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर। तो कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं 45 लिख रहा हूँ। एंड एंटर द सेकंड नंबर, तो मैं लिख रहा हूँ 55। सो हमें पता है कि इन दोनों का सम जो है वो 100 आएगा। सो सम इज इक्वल्स टू 100। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। Thank you so much. Subscribe the channel for new updates.